हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल विद सोनम गोयल। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लोगों का मैराथन क्लास है, तो भाई क्लास हो जानी चाहिए, फटाफट से क्लास के साथ जुड़ जाना चाहिए, जहां पर हम जीएस की तैयारी करेंगे राइस स्मार्ट की टीम के साथ। तो देरी किस बात की दोस्तों, फटाफट से लाइव आ जाइए और फटाफट से आप क्लास से जुड़िए, ताकि और जो भी चीजें हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, जिसके दौरान कुछ भी डाउट्स है, वो हम लोग बैठकर यहाँ पे मिलकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से याद रखेगा कि जिन लोगों को ये बात नहीं पता है कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो उनको ये बात शेयर कर दीजिए। और फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की ओर, आज का सेशन शुरू करते हुए। तो देरी किस बात की दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक मुख्य जानकारी आप लोगों के लिए कि राइस स्मार्ट एप्लीकेशन पर कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच है। ये कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच एक ऐसा बैच जिसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी आपको अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि राइस स्मार्ट ये पूरे फीचर्स के साथ आपके साथ लेकर आया है। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे सभी सब्जेक्ट्स यहाँ की आपकी परफेक्ट टीम के साथ आप पढ़ेंगे, और साथ के साथ कुछ चीजें आपको जो कोर्स में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, उसके यहाँ पर आप देख रहे हैं हाईलाइट किया गया है उन फैक्ट्स को लेकर। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है सबसे पहले 3 घंटे लाइव क्लास, यानी 1.5 घंटे की आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, और वो 2 जो सब्जेक्ट है वो पैरेलल आप देखेंगे चलेंगे आपके। ठीक है, जिसके दौरान जो है आपको जो टॉपिक करवाया जाएगा उसका प्रॉपर यहाँ पर स्टडी मटेरियल, यानी आपको प्रॉपर जो है नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, यानी हर एक टॉपिक का हर एक पर्टिकुलर नोट आपको यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ मिलेगा यहाँ डेली क्लास टेस्ट, यानी आप देखेंगे कि जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, जिस डे आपको पढ़ा रहे हैं, उसी क्लास के एंड में उसी टॉपिक से रिलेटेड क्लास टेस्ट तैयारी के साथ आप वो टॉपिक तैयार कर सकते हैं जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं, और साथ के साथ जो है किस तरह के क्वेश्चंस और बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर, उसकी पूरी तैयारी आपको आपके टीचर के गाइडेंस में करवाया जाएगा। साथ ही साथ वीकली असेसमेंट टेस्ट, यानी अब आप देखेंगे कि डेली टेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन पूरे वीक में जो आप पढ़ेंगे उसके बाद उसका भी टेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम संडे भी खाली जाने वाले नहीं देने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप उस दिन भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी में कॉम्प्रोमाइज के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मंथली बेस्ड टेस्ट है, यानी जो आपने थ्रू आउट पूरे मंथ में पढ़ा होगा, वो पूरे मंथ में पढ़ने के बाद जो भी आपका है उसके आधार पर जो है टेस्ट डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जिसकी तैयारी आप करेंगे, और यही पैटर्न फॉलो करेंगे हम सेमेस्टर टेस्ट के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ आपको राइस स्मार्ट कौन सा फीचर प्रोवाइड कर रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी याद रखेगा कि डाउट्स जो हमेशा स्टूडेंट्स के तैयारी करते वक्त बने रहते हैं, पर यहाँ पर राइस स्मार्ट कोई भी मतलब कहते हैं ना गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता है, कमी नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए उन्होंने डाउट क्लियरिंग सेशन की भी बात की है, जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने करवा सकते, टीचर से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स है तो उनसे हम क्लास जो है आप उनसे बात करेंगे, उनसे क्लियर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम देखते हैं जेनेरिक टॉपिक वीडियोज, यानी यहाँ पर जो है आपको हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो हम अक्सर अलग से जानना पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक अच्छी सी अलग से सुविधा है। तो क्या आप देख रहे हैं जेनेरिक वीडियो, जिसमें आपको जो बेसिक फीचर्स आपके सब्जेक्ट के बारे में है वो सब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। तो पूरा का पूरा अच्छा खासा भारी भरकम कॉम्बो है, क्या बुराई है। ठीक है, तो अच्छा खासा कॉम्बो आपको अच्छे प्राइस में मिलेगा। इंक्वायरी के लिए आप नंबर यूज कर सकते हैं 8282827099। इसे तैयारी जब करनी हो तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पूरा प्रॉपर बैच हमें अटेंड करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको और डिस्काउंट मिले तो आप यूज कीजिएगा मेरा ये कोड SG500। ठीक है, तो इस कोड को आप यूज कीजिएगा और भी डिस्काउंट। और अब हम चलते हैं आगे पढ़ाई की और अपना सेशन स्टार्ट करते हुए, तो देरी किस बात की, तो फटाफट से हो जाते हैं शुरू। या पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने यानी स्क्रीन पर हम सबके सामने है, वो क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मेन एक्टिविटी ऑफ ओल्ड एज पीपल। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, सॉरी,
ओल्ड स्टोन एज पीपल, प्राचीन पाषाण युग के लोगों की मुख्य गतिविधि क्या थी? हंटिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्या है? शिकार करना, मछली पकड़ना, पशुपालन या कृषि। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ हंटिंग यानी कृषि, सॉरी शिकार करना, कृषि एग्रीकल्चर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है? प्राचीन, यानी प्राचीन में ये बात कर रहा है पूरा पाषाण काल। ठीक है, हम जानते हैं कि पाषाण काल के 3 चरण होते हैं, जिनमें से एक जो चरण है वो कौन सा होता है? पहला वाला चरण, जिसे हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो लोग होते थे ये अपना जीवन व्यतीत करते थे 2 चीजों पर, हंटिंग एंड गैदरिंग। यानी ये कौन होते थे? शिकार करते थे, शिकार करते थे और संग्राहक थे। संग्राहक यानी गैदरिंग। ठीक है, हंटर एंड गैदरर, तो ये चीजें इकट्ठी करते थे और इससे जीवन गुजारा बसर करते थे, क्योंकि इनके जो शारीरिक संरचना है वो इस मुताबिक बनी हुई थी। ठीक है, कि जिससे हम देखते हैं कि इनकी शारीरिक संरचना इस तरह से, इनकी बॉडी झुकी हुई है, इनके हाथ वगैरह काफी वजन भारी होने की वजह से ये लोग, इनकी नेक भी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि मूव नहीं कर सकते थे, और इसी आधार पर, इसी कारण से ये लोग जो है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? जो जमीन पर चीजें होती थी, ठीक है, वो चीजों को ये लोग शिकार करके उनको मार के खाते थे। साथ ही साथ गैदरिंग, जैसे कुछ जंगली पेड़ होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनसे कंदमूल मिल जाते हैं, तो उनको इकट्ठा करके अक्सर ये खाया करते थे और गुजारा बसर किया करते थे। ठीक है, तो हमारा हो जाता है उत्तर यहाँ पर हंटिंग। जबकि अगर बात करते हैं तो आगे जाकर हम देखते हैं कि पैलोलिथिक एज जब समाप्त होते, ठीक है, जिस तरह से आइस एज जो है समाप्त, इस पैलोलिथिक में ही हम देखते हैं कि जिस तरह से आइस एज समाप्त हो जाती है तो आइस एज खत्म होते होते पानी बनने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद कई सारे स्रोत भी मिलने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं फिशिंग। ठीक है, तो बाद में जाके उन्होंने फिशिंग भी करना शुरू कर दिया, बाद में उन्होंने पशुपालन भी करना शुरू किया। अगर हम इसको देखते हैं तो ये फीचर हमें बाद में मध्य पाषाण काल से मिलता है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं मेसोलिथिक एज। ठीक है, मेसोलिथिक एज। और अगर हम बात करते हैं कृषि की तो ये आपका आता है नवपाषाण काल में, यानी जब इंसान पूरी तरह जो है मतलब जो एप था वो इंसान बन चुका था, और नवपाषाण काल को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग नियोलिथिक एज। ठीक है, तो ये अलग अलग था। यानी पैलोलिथिक एज में ये कौन होते हैं? एक सेकेंड, हाँ जी, पैलोलिथिक एज में ये हंटर गैदरर होते हैं। बाद में इन्होंने मेसोलिथिक में हंटिंग गैदरिंग के साथ शुरू कर दिया था एनिमल हस्बेंड्री, और बाद में एनिमल हस्बेंड्री के साथ नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था कृषि। तो ये था एक तरह से संक्रमण, ट्रांजिशन। ठीक है, और ये ट्रांजिशन क्यों होता है? क्योंकि मानव की जो बनावट है, जो उसकी जिस तरह से बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे उसमें चेंजेस आते जाते हैं वो चीजें डिस्कवर करता जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर रोट तहकीके हिंद? निम्नलिखित में से किस लेखक ने तहकीके हिंद लिखा था? ठीक है, जॉन राजा अल-बिरूनी, अब्दुल्ला कलहन। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग तहकीके हिंद, तो सबसे पहले आवश्यक है ये समझना कि तहकीके हिंद जो है वो है कौन सा, मतलब तहकीके हिंद जो है वो कौन सा टेक्स्ट है। ठीक है, तो दोस्तों तहकीके हिंद कुछ और नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है आपका किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, डोंट वरी, इसको इंग्लिश में भी मैं आपकी समझ के लिए जरूर लिखूंगी, क्योंकि अनफेयर नहीं होना चाहिए दोनों के साथ। ठीक है, और किताबुल हिंद की जो रचना करते हैं वो कौन करते हैं? अल-बिरूनी। ठीक है, जो आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाता है? बी। ठीक है, अल-बिरूनी, जिन्होंने ये ग्रंथ जो है अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, अरबी भाषा यानी अरबिक लैंग्वेज। ठीक है, और साथ ही साथ आप बात करते हैं ये किसके साथ भारत आते हैं, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये आते हैं याद रखना 1017 ईसा में ये आते हैं महमूद गजनवी। याद है, नाम सुना है महमूद गजनवी, जिसने भारत पर आक्रमण किया, जिसे कहते थे लुटेरा।
ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला लुटेरा, तो वही महमूद गजनवी के साथ ये भारत आता है। महमूद गजनवी के साथ अल बिरूनी भारत आए। हाँ जी, अगर बात करते हैं इनकी अल बिरूनी की, तो आपको पता है अल बिरूनी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था। उस टाइम की अगर बात करते हैं जिस समय शिक्षा का प्रचलन बहुत ज्यादा आम जनता के अगर मुकाबले बात करते हैं तो कम था, और आप जानते हैं ऐसे में ये बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, लेखक थे, विद्वान थे, और इन्हें कई सारी भाषाओं का ज्ञान तो था ही कि भारत में आके कई भाषा इन्होंने सीख ली थी। इन्होंने संस्कृत भी सीखा, और तो और भारत में कई सालों तक रहकर इन्होंने भारतीय संस्कृति को जाना, भारतीय मतलब आप कहते हैं ना विज्ञान पर काफी कार्य इन्होंने किया था, ठीक है, मतलब इन्होंने साइंस के बारे में सुना, ठीक है, मैथमेटिशियन जो थे हमारे प्राचीन काल के, उनके बारे में इन्होंने जाना, उनके कार्यों पे कार्य करना शुरू किया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ मतलब आर्यभट्ट की जो रचना थी उन पे भी इन्होंने कार्य किया है। साथ के साथ आपको पता है इन्होंने हमारे जो फिजिशियन थे चरक संहिता पे भी इन्होंने कार्य किया। तो बहुत सारी चीज़ों को भारत में इन्होंने रहकर जाना, हमारी सोसाइटी, कल्चर, जियोलॉजी के बारे में। तो काफी हद तक इसीलिए 11वीं शताब्दी की जो भारत का इतिहास है वो हमें जानने में मदद कौन करता है? अल बिरूनी करता है, ठीक है। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर? द एंशिएंट सिटी ऑफ राखीगढ़ी व्हिच इज नाउ फेमस एज अ मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो प्राचीन शहर राखीगढ़ी जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जानना बहुत जरूरी है। राखीगढ़ी एक तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है बताती हूँ। पहले ऑप्शंस देखते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। अगर बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि जिक्र आया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कम से कम हम देखते हैं 1500 से ज्यादा कई सारे स्थल हमें यहाँ से मतलब इतिहासकारों को, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से साइट से मतलब ये जो पूरा देखते हैं कि ये जहाँ तक सभ्यता फैली है वहां से साइट्स डिस्कवर्ड हुई हैं, जिसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक साइट मिलता है राखीगढ़ी, जो सबसे बड़ा नगर माना गया है। जी हाँ, क्योंकि राखीगढ़ी जो है वो लगभग 550 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और अब तक की अगर बात करते हैं, जो अगर राखीगढ़ी की जब तक खोज नहीं हुई थी तब तक उससे ज्यादा हेक्टेयर वाला अगर कोई क्षेत्र था तो वो था मोहेंजोदारो, यानी मोहेंजोदड़ो। नाम तो बहुत सुना है, मूवी बन चुकी है इस पर। तो अब तक मोहेंजोदारो जो था वो 300 हेक्टेयर में था, लेकिन राखीगढ़ी ने अपने कुछ जो 2014 में जब एक्सकेवेशन हुआ, लेटेस्ट एक्सकेवेशन में से माना जाता है, 2014 में जब राखीगढ़ी पे एक्सकेवेशन होता है तो 2 टीले मिलते हैं, जिसके कारण इसका बाद में अनुमान बताया जाता है कि ये 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है राखीगढ़ी। लेकिन हाल ही में 2016 में फिर से यहाँ से और जो है टीले मिलते हैं, और तब कुल मिलाकर जो है यहाँ पर बताया जाता है कि इसका जो वर्ग माना जाता है किलोमीटर के हिसाब से, उसमें यहाँ पर इसका क्षेत्र 550 हेक्टेयर बताया गया है। ठीक है, तो राखीगढ़ी की बात करते हैं, राखीगढ़ी की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं राखीगढ़ी, ये आपका कहाँ है? हिसार, ठीक है, हरियाणा। ओके, तो हमारा उत्तर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाना चाहिए हरियाणा। ठीक है, साथ के साथ आगे हम चलते हैं, तो ये गंगा हाकरा नदी के मैदान पर स्थित है। दूसरी बात, ये कितने वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है? जिसकी पहली खोज हुई थी 1969 में बाय अरमेंद्र नाथ। यहाँ मैं नाम थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, नाम तो हिंदी इंग्लिश में चल जाएगा। ठीक है, साथ के साथ आप जानते हैं इन्होंने जो यहाँ से टोटल अगर हम बात करते हैं कितने टीले मिले हैं? 11 टीले मिले हैं, जिसे इन्होंने कोड किया है RGR, राखीगढ़ी। ठीक है, यहाँ से 1 से लेकर 11 टीले मिले हैं,
जिसमें से शुरुआती खोज में ही 1 से लेकर 6 टीले लगातार पता चलता है कि ये 6 टीले जो थे यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया फैला हुआ था। मतलब इस स्थल पर रेजिडेंशियल यानी लोग रहते थे। 7वें स्थल पे पता चला कि वहां पर शमशान मिला है, ठीक है। और जानते हैं इतना ही नहीं, राखी गढ़ी की एक और विशेषता है कि ये आपको पता है पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। यानी आप समझते हैं जब हड़प्पा चरण माना जाता है, यानी हड़प्पा जो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से मानी जाती है कि अपने विकसित चरणों में मानी जाती है, जिसका लगभग हम देखते हैं कि 2500 से शुरुआत हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है, रफली। बट उससे पहले भी जो बात बताते हैं, ठीक है, तो वो क्या था, उनसे पहले ही ये अस्तित्व में जो है क्षेत्र आ चुका था, जिसका लगभग कार्यकाल आइडिया के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से 2600 से 900 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्राचीन ये जो है, कितना पुराना ये जो है स्थल हुआ करता था। यानी हड़प्पा अपनी जब चरम सीमा पर थी, उससे पहले भी इसका अस्तित्व हुआ करता था, जहां से साक्ष्यों के तौर पे बहुत सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर रेड वेयर मिले हैं, ठीक है, लाल मृदभांड, यहाँ से लाल मृदभांड मिले हैं। कुछ ऐसी जगहें मिली है जहाँ पर ऐसा लगता है कि काफी सारे क्राफ्ट्स वर्क किए जाते थे, जैसे यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप में यानी बेलन आकार में जो है या मोहरे मिली हैं जिसमें एक आकृतियां बनी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो इस क्षेत्र का सभ्यता का विवरण देती है। और इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What was the capital of Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली, इंद्रप्रस्थ। आप इसको कम मत समझिएगा, दरअसल आप जानते हैं कि कई बार यहाँ पर जो है क्वेश्चंस कैपिटल्स को लेकर, फाउंडर को लेकर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम राजधानी की बात करेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण नगर आपको नजर आता है पाटलिपुत्र। लेकिन ठीक है, मौर्य साम्राज्य जिसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सभी ने सुना है, कहे तो अशोक के दादाजी, ठीक है। और इन्होंने ही अपनी राजधानी जो इनके शासनकाल में थी, वो राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। आपको पता है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मौर्यों की या बात करते हैं मगध की, तो आप जानते हैं कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कौन सी थी? राजगीर, ठीक है, राजगीर थी। और ये भी बिहार में जो आज आपको नजर आती है, ठीक है, और जो नजर आती है उसे दरअसल लाने वाले कौन थे? उदयन, ठीक है। हर्यक वंश के शासक जो थे, जिसका नाम था उदयन दरअसल राजगीर से जो अपनी राजधानी है वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लेते हैं। और पाटलिपुत्र क्या है? इसका करंट जो नाम है आज वो क्या है? पटना, ठीक है। ये कौन सा है? ये क्या है? ये पटना है जो बिहार में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि आप जानते हैं व्यापारिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो व्यापारिक केंद्र के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे काफी हद तक विकसित करने में, इसे मतलब हम कहते हैं कि जैसे एक राजधानी के रूप में विकसित करके, जैसे मैंने बात करी थी यहाँ पे उदयन की, ठीक है, उदयन द्वारा जो है इसे विकसित किया गया। तो गंगा और सोन नदी के जो कहते हैं ना एक छोर बनता है, उस पर स्थित ये मतलब नगर बसाकर महल का यहाँ पे जो किले का निर्माण करवाया गया और तब इसका निर्माण कराया गया। तो उदयन ने क्या किया? राजधानी मगध की राजधानी को राजगीर से, वैसे आप बताऊं मैं आपको, राजगृह भी मिल सकता है, ठीक है। राजगृह और राजगीर एक ही वर्ड है, राजगृह या राजगीर, ठीक है। और राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की।
थोड़ा सा हिंदी राइटिंग को लेकर प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना, इतना तो चल जाता है। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, और ये जो है कौन से वंश के होते हैं? हर्यंक वंश के हम देखते हैं। ठीक है, किसके पुत्र थे ये? अजात शत्रु। नाम सुना होगा अजात शत्रु का। आप जानते हैं इसने अपने ही जो पिता थे अजात शत्रु, उनकी हत्या करके इस पद को हासिल किया था। तो वहीं पर उदयन के साथ भी यही हुआ कि उदयन के पुत्र ने, अनुरुद्ध ने, इनकी हत्या करके इनसे साम्राज्य ले लिया, यानी आप कह सकते हैं जैसे को तैसा। ठीक है, तो ये था इनका इतिहास, जिसमें आगे जाकर एक बहुत बड़ा मगध पे साम्राज्य स्थित होता है जिसे हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। और इस मौर्य साम्राज्य ने पाटलिपुत्र से नियंत्रित करते हुए तक्षशिला और उज्जैन को अपने कंट्रोल में लिया और वहां से इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है, और अब देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो स्क्रीन पर आ चुका है वो क्या है? नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत का नाम बताएं। अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, प्लाटो, एरिस्टोटल। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उस ग्रीक यानी मतलब ये जो यूनानी उनकी राजदूत की जो पधारे थे मतलब मौर्य काल के दौरान। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? दरअसल ये ग्रीक दरबार में जब बात कर रहे हैं किसी एक ऐसे ग्रीक राजदूत की, तो वो कोई और नहीं है, वो कौन है? मेगास्थनीज है। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगेन यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 305 ईसा पूर्व में आप जानते हैं सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध लड़ा था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, जिसकी चर्चा तो हमने सुने हैं, पूरे विश्व पे विजय करके शासन करना चाहता था। तो उसी तरह से अलेक्जेंडर जो इस उद्देश्य से भारत में आया था, वो उद्देश्य तो उसका अधूरा रह गया। लेकिन बाद में जब वो यहाँ से जाते हैं तो रास्ते में मर जाते हैं, और तब उनके बाद उनका जो उत्तराधिकारी के रूप में जो राजपाट संभालते सेल्यूकस निकेटर, जिसने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ पर हम लोग जो है सिकंदर का आप कह सकते हैं या फिर आप अलेक्जेंडर का कह सकते हैं कि उनका सपना पूरा किया जाए। और इसी उद्देश्य से जब वापस आता है सेल्यूकस निकेटर, तब तक भारत में एक महान साम्राज्य स्थापित हो चुका था यानी मौर्य। तो उनका सामना किससे हुआ? मौर्य से हुआ था। ठीक है, इसीलिए सेल्यूकस निकेटर इसमें पराजित हुआ, यानी चंद्रगुप्त विजयी हुए। और चंद्रगुप्त ने तब सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह भी किया था। ठीक है, तो हम देखते हैं 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में पराजित होते हैं कौन? पराजित हुए सेल्यूकस, पराजित हुआ सेल्यूकस, पराजित हुआ। और तब इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक ग्रीक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेल्यूकस ने ग्रीक विद्वान या दार्शनिक भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज को मुगल दरबार में भेजा। ठीक है, मुगल दरबार में भेजा। और तब मेगास्थनीज ने रचना लिखी थी इंडिका की, जो इंडिका इन्हीं की भाषा में थी यानी ग्रीक भाषा में, जो किसका विवरण देती है? हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यहाँ के समाज के बारे में। ठीक है, तो इसने कौन सी रचना लिखी थी? इंडिका। इंडिका, ठीक है, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में। समझ रहे हैं आप? इस तरह से इन्होंने इसका रचना
करके हमें काफी हद तक जानकारी दी थी इसे समझने में। खैर बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, ज्यादा हाईलाइट हो गया है बट ये ऑप्शंस नहीं है। चलते हैं आगे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन आफ्टर द, असहयोग आंदोलन को किसके बाद वापस ले लिया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चोरी चोरा इंसिडेंट, बारदोली सत्याग्रह, गांधी इरविन पैक्ट। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे माना जाता है मतलब जिसे हिंदी में हम कहते हैं असहयोग आंदोलन, जिसे माना जाता है राष्ट्र का पहला, हम कह सकते हैं, जन आंदोलन। ये वो पहला जन आंदोलन जिसमें पूरे देश में एक ही विचारधारा के साथ सब उठ खड़े हुए थे और हर देश के कोने कोने में एक ही गूंज थी, असहयोग असहयोग। हालांकि ये आंदोलन जिसे लीड कर रहे थे महात्मा गांधी जी, जिसे काफी हद तक सक्सेस मिल रही थी, लेकिन एक घटना जिसे कहते हैं चोरी चोरा घटना के तहत इसे वापस ले लिया जाता है। तो हमारा उत्तर तो चोरी चोरा घटना है, लेकिन ये क्या है चोरी चोरा घटना? ठीक है, तो हम देखते हैं चोरी चोरा घटना जो आपकी गठित होती है 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, और तब असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, जिस आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि ये जो है वापस ले जाता है। हुआ ये था कि चोरी चोरा जो एक गांव है, हम बात करते हैं गोरखपुर जिले यूपी में, यूपी के गोरखपुर जिले में जो ये गांव था, वहां पर जब आंदोलन क्योंकि जगह जगह हो ही रहा था, तो वहां की भड़की हुई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा के, कहते हैं, पुलिस कर्मियों को जला दिया, जिंदा जला दिया था। जिस बात की जब सूचना गांधी जी को मिली तो गांधी जी तो बहुत हक्का बक्का रह गए और गांधी जी फौरन वहां पर पहुंचे जहां ये घटना घटित हुई थी। वहां पहुंचने के बाद इसे देखते हुए गांधी जी इतने निराश हुए कि गांधी जी ने बाद में मजबूरन इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। ठीक है, और तब उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, ये जो आंदोलन असहयोग चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी जो इसे लीड कर रहे थे, इन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी उपाधि केसरे हिंद भी वापस लौटा दी थी। जी हाँ, अंग्रेजों द्वारा दरअसल गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में काफी हद तक जो सेवा कार्य किए थे, उसके लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, और उसी वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का अपमानजनक होकर जो है उनको करके जो है ये वापस अपनी उपाधि लौटा देते हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटाई। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से ये जो है वापस लिया जाता है आंदोलन, क्या होता है वो घटना। ये क्वेश्चन बहुत आता है और तब हमारा उत्तर होता है चोरी चोरा इंसिडेंट। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ गौरीज विक्ट्री वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, गौरी की विजय का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डैश की स्थापना थी। विजयनगर वंश, बीजापुर वंश, दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश। यानी यहाँ पर ये एक ऐसा मतलब जो युद्ध की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, इस प्रश्न में युद्ध की बात की जा रही है, जिसके बाद एक बहुत बड़ी साम्राज्य की स्थापना होती है। हालांकि आप कहेंगे कि आप गौरी की बात कर रहे हैं, तो मैम गौरी तो जो है इसने तो कोई साम्राज्य भारत में नहीं बसाया था, लेकिन था। दरअसल जिस तरह से गौरी ने विजय हासिल की थी द्वितीय तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ, इस युद्ध में, ठीक है, तो जानते हैं इसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी एक सफल मुस्लिम शासक के रूप में अपनी प्रतिस्पर्धा को स्थापित कर चुके थे, अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके थे, जिसे बाद में जाकर उन्हीं के दास यानी उन्हीं के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने
उसी पर नींव रख दी थी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, और इतना ही नहीं, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना गया, लेकिन उसने अपने शासनकाल के शुरुआती दौर के 2 सालों तक अपने शासक के नाम पर, अपने राजा के नाम पर, यानी इन्होंने गौरी के नाम पर शासन किया था। ठीक है, तो बात करते हैं हम गौरी के, जिस युद्ध की बात हो रही है 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध या द्वितीय तराइन का युद्ध भी कहेंगे, जो किस किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरा होते हैं कौन एक तरफ? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी, इस तरह से। ठीक है, और आप जानते हैं जो मोहम्मद गौरी थी, इसमें इनकी सेना को जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इस मुस्लिम साम्राज्य दिल्ली सल्तनत को अपने मालिक के आधार पर रखा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। समझ में आया? ठीक है, तो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत, और इस तरह से मोहम्मद गौरी कौन हो जाएगा? मुस्लिम भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसके आधार पर ही बनता है आगे जाके दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिस पे आगे जाके 5 वंशों ने एक एक करके शासन किया था, जिसे पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश का था? गुलाम वंश। यानी पहला कौन सा वंश शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पर? ठीक है, गुलाम वंश, यानी सल्तनत का पहला वंश। ठीक है, सल्तनत का पहला वंश। समझ आ चुका है आपको? ठीक है, तो काफी सारी जानकारी के तहत हम इस पे चर्चा के माध्यम से समझ सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस एक ही पार्ट से कितने पॉइंट्स के साथ हम बना सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्या है? हु वाज होल्ड द टाइटल ऑफ सेकेंड अलेक्जेंडर? द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? भाई भारत में तो इतिहास में अपने आप को सिकंदर कहने वाले अगर कोई था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दरअसल ये जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी हम बात ही कर रहे थे दिल्ली सल्तनत, ठीक है, अभी हम दिल्ली सल्तनत देख ही रहे थे, जिसमें गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश यही था, और इस वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन इसके यानी अलाउद्दीन के चाचा थे, जिन्होंने, हाँ मतलब इनके अंकल भी थे, और बाद में जाके उन्होंने, मतलब अलाउद्दीन ने, क्योंकि जलालुद्दीन की बेटी से शादी की तो बाद में उसके फादर इन लॉ यानी ससुर जी भी हुए, तो बाद में जाकर उन्होंने क्या करा, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या की, और तब इन्होंने खिलजी वंश की नींव, मतलब जो बागडोर है, वो अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है, तो हम देखते हैं खिलजी वंश। ठीक, जिस खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, और इसको हम देखते हैं कि जैसे ये जो था जलालुद्दीन खिलजी जो था, ठीक है, जैसे इनके हाथ में सत्ता आती है, इनके हाथ से सत्ता छीन ली जाती है। ठीक है, इन्होंने मात्र शासन, आप देख सकते हैं 1290 से 1296, क्योंकि बाद में आता है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासन किया, यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पर आपको शासनकाल याद नहीं करना है। सो डोंट वरी कि आप सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ शासनकाल लिख रही हूँ
तो आपको यहाँ पर भी याद करना नहीं करना, ये अंदाज़ा बता रही हूँ कि बाद में ये शासन करते हैं, यानी बात हो रही है 14th सेंचुरी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी जो लेकर गया था चित्तौड़ अभियान, और इसने अपने आप को कहा था उपाधि के तौर पर, कौन सी उपाधि धारण की थी इसने? सिकंदर सानी। वैसे अगर आपने मूवी देखी ही पद्मावत, तो उसमें याद होगा कि वो जो पंडित दिखाते हैं ना, पाखंडी पंडित जो दरबार में जाता है अलाउद्दीन के पास, तो वो उसकी प्रशंसा करते हुए इसमें कहते हैं ना, आप तो साक्षात सिकंदर सानी है। सिकंदर सानी यानी कौन? अलाउद्दीन खिलजी, या सिकंदर या द्वितीय सिकंदर, दूसरा सिकंदर या सिकंदर द्वितीय आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर टू, ठीक है, अलेक्जेंडर टू, ठीक है, इन्होंने उपाधि ली थी अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो आप जानते हैं बहुत ही पावरफुल रूलर था। आप इसे ये नहीं कह सकते खिलजी वंश का ही सबसे पावरफुल रूलर था, बल्कि न केवल खिलजी वंश का, खिलजी डायनेस्टी का, बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक, जिसने काफी हद तक इनिशिएटिव लिए थे, यानी कुछ ऐसे कार्य किए जिसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो प्रतिस्पर्धा, मतलब कहते हैं ना, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, मान था जो उसका था, वो काफी सर्वोच्च चला गया था, पीक पर था, ठीक है। इसने काफी हद तक स्थापित किया। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो अक्सर पुटअप किया जाता है वो ये, जो इसकी अपनी आपकी एक नीति थी। अलाउद्दीन कहता था कि धर्म और सत्ता दोनों अलग होनी चाहिए, जिसपे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन जिसने धर्म को सत्ता से अलग किया? तो अगेन अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने धर्म को सत्ता से अलग रखा, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूं, he keep separate religion from politics, ठीक। तो ये थी इसकी नीति, और ये बहुत पूछा जाता है। जब भी अब अगर आपसे कोई कहे ये कौन था, तो एक ही उत्तर देना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर्स कंसेप्ट ऑफ सुलह कुल मीन्स। अकबर की सुलह कुल या कुल की अवधारणा का अर्थ है फ्रेंडशिप एंड गुडविल टू ऑल, सभी के लिए मित्रता और सद्भावना, आम भाईचारा और दोस्ती, सभी के लिए सद्भाव और शांति। अगर हम बात करते हैं अकबर के यहाँ पर कि अकबर कैसा शासक था, तो हम सब जानते हैं अकबर एक वो शासक था जिसने अपने, कहते हैं ना, जनता के बीच में एक ऐसे धर्म स्थापित किया था जहां पर सभी धर्म को एक इसने समानता का वो भी दिया, मतलब कहते हैं ना, समान विश्वास रखने वाला। क्योंकि जानता था कि कई अरसों से जो काफी सारे मुस्लिम शासक ऐसे शासन भी कर रहे थे जिन्होंने काफी हद तक धर्म का प्रयोग करते हुए कट्टरतावाद को स्थापित कर दिया और बहुत अशांति का माहौल फैला हुआ था। लेकिन अकबर, जिसे लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ शासक थे, लेकिन कहते हैं कि अनपढ़ शासक होने के बाद भी उन्होंने अपने गुरु अब्दुल लतीफ से बड़ा अच्छा ज्ञान सीखा था, शांति का प्रतीक, यानी शांति का पाठ उन्होंने सुना था, शांति के जो विचार उन्होंने सुना था, और उसी के साथ इन्होंने उसको ऑब्जर्व करने के साथ जो है उस पर पालन भी किया, इम्प्लीमेंटेशन भी किया था, ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने सुलह कुल की ये नीति अपने गुरु से सीखकर इसे अपनाई थी। तो सुलह हम क्या कहते हैं? सुलह करके चलना। सुलह मतलब आपने सुना है कभी, हम कहते हैं ना, अरे यार सुलह कर लो, क्यों लड़ रहे हो, यानी आपस में हम बातचीत करके शांति कायम कर ले, ठीक है। तो अकबर जो है, जिसका शासन काल हम देखते हैं, जो एक युद्ध से शुरू होता है, ठीक है, और युद्ध से जैसे शुरू होता है इसका, वो कौन सा युद्ध था? द्वितीय पानीपत का युद्ध, ठीक है, जिसमें हेमू और ये जो है लड़ते हैं, और उसके बाद इसने अपनी गद्दी स्थापित की थी। तो इन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, सुलह कुल की नीति, ठीक है, जिसे नीति को बताने वाले कौन थे? उनके गुरु अब्दुल लतीफ, यानी इनके टीचर, ठीक है, टीचर अब्दुल लतीफ।
क्योंकि अकबर जो थे वो कौन थे, एक बहुत ही अच्छे क्या थे, मतलब कहते हैं ना सेक्युलर रूलर था, धर्मनिरपेक्ष भी था, तो सभी के साथ चलना चाहते थे और इसीलिए आप जानते हैं ना केवल शांति चाहते थे। ठीक है, इसका यहाँ पे सुलह कुल का अर्थ बताया है पीस फॉर ऑल। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, पीस फॉर ऑल, सभी के लिए शांति। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर हो जाता है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो सभी धर्मों को समान रूप से समझने के लिए इबादत खाना बनाया था, जिसका उद्देश्य तो धार्मिक चर्चा था, लेकिन दरवाजे उसके लिए किसके लिए खुले थे, सिर्फ पहले शुरुआत में इस्लाम के लिए, बाद में इबादत खाना के दरवाजे अकबर ने सभी के लिए खोल दिए थे। तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। और जानते हैं आप इसका क्या उद्देश्य था, इसके पीछे क्या मोटिव था, धार्मिक चर्चा। यहाँ क्या होता था, अक्सर धार्मिक चर्चा हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सब कार्य करने वाले कौन थे, सम्राट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकबर, मुगल सम्राट अकबर की। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1919, 1907, 1930, 1923। यानी बात हो रही है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। याद करो, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन तब हो रहा था जब भारत में, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भागीदारी नहीं लेता, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भारत में क्या चला रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष चलाया जा रहा है, 1930। यानी हमारा उत्तर क्या हो जाता है, हमारा उत्तर हो जाता है 1930। ठीक है, तो बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, ये होता है 1930 से 1931। ठीक है, कहाँ पर आयोजित होता है, लंदन में आयोजित होता है, जिसमें कांग्रेस ने भागीदारी नहीं ली। ठीक, साथ ही साथ हम देखते हैं इस समय भारत का वाइसरॉय कौन होता है, भारत का वाइसरॉय होता है लॉर्ड इरविन, क्योंकि याद रखना कि यही लॉर्ड इरविन था जिसने इस गोलमेज सम्मेलन के, कहते हैं ना इनकम्प्लीट, अधूरा रह जाने के कारण, जब सब लोग जो है भारत आते हैं तो भारत में ऑलरेडी क्या चल रहा है, सविनय अवज्ञा चल रहा है। इसे सविनय अवज्ञा को शांत करने के लिए इरविन गांधी जी के साथ एक समझौते में बंधते हैं, जिसे बाद में जाना जाता है दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो इस सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता, दिल्ली में क्यों दिल्ली समझौता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, समझौता हुआ, और कब होता है, 1931 में। तो इसका मतलब हम इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, और इस आंदोलन मतलब इस समझौते के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है, और इधर यहाँ पर गांधी जी ने ये भी कह दिया कि वो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम देखते हैं आज यहीं तक था आपका डिस्कशन मेरे साथ। तो कैसा रहा फटाफट से इसे चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी आने वाले हिमांशु सर पॉलिटी की क्लास लेने के लिए, क्योंकि पॉलिटी की तैयारी तो करनी ही है। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए आज्ञा, फिर से मिलूंगी अगले सेशन में कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।